हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आई होप ये जो एमसीक्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट किए इससे आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो उसी के आगे आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। आज हम बात करेंगे दिल के बारे में। दिल के अंदर यानी आज का जो हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं सब इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हमारा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है इसके अंदर एक टॉपिक है। हम लोग टॉपिक वाइज लेक्चर कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया है, इसका एमसीक्यू आप जाके सॉल्व करिए। लेक्चर 2 भी एलिमेंट्री टिश्यू के भी टॉप 30 एमसीक्यू डिस्कस हो चुके हैं। स्केलेटल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिससे क्वेश्चन आना है, इसको जरूर जाके देखिएगा। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन पूछी जाती हैं एग्जाम में वो सब हम एक दूसरे से मिलकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, द साइंस इन विच वी स्टडी द हार्ट। कह रहा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम दिल के बारे में पढ़ते हैं। तो बताइए स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन पढ़िए, ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी या हिमेटोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए जो हार्ट की स्टडी हम करते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी मैंने पिछले क्लास में बताया, टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। तो यहाँ पर आप कार्डियो का मतलब ही समझिए हार्ट होता है और लॉजी मतलब स्टडी यानी अध्ययन, यानी कार्डियोलॉजी में हम हार्ट का अध्ययन करते हैं। बाकी अदर में देख लीजिए, ऑस्टियोलॉजी में हम बोन का अध्ययन करते हैं, डर्मेटोलॉजी में स्किन का अध्ययन करते हैं और हिमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहले का थर्ड वाला। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम दिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा हार्ट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अरे वही हार्ट जो टूट जाता है ब्रेकअप होने के बाद, जो एक दूसरे का गम बांटते हो, कहते हो कि हमारा दिल टूट गया, वही दिल। यस, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हार्ट होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है। पहली बात, दिल शीशे का नहीं होता है, किसी का भी दिल टूटता नहीं है। तो आप आपसे क्लियर कर लेना, किसी को भी बोलने से पहले मेरा दिल टूट गया ऐसा कभी मत बोलना, गलत बोलते हो। आपका मस्कुलर ऑर्गन है तो मसल्स कभी टूटती नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन जो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को पंप करना ही हमारा हार्ट का काम होता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स। दो हमारा जो लंग्स होता है उसके बीच में मेडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है। अगर इसके बारे में बात करें, इसमें 4 चैम्बर होते हैं जिसमें दो ऊपर वाले 2 को आर्टरिया बोलते हैं और नीचे वाले 2 को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल बर्ड और मैमल में देखा जाता है। तो यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये आपका अगर ऐसे प्लस डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर ऊपर वाला आर्टरियम कहलाता है, इस साइड वाला आपका राइट आर्टरियम कहलाएगा और इधर वाला आपका देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम कहलाएगा। और इसके नीचे इधर पर राइट वेंट्रिकल आ जाता है और इधर आपका आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं। आगे देखिए कह रहा है दी हार्ट वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर। हमारा जो हार्ट होता है उसमें दिल में 3 लेयर होती हैं। तीनों लेयर का नाम, अगर अंदर सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोकार्डियम बोलते हैं, उसके बाद बीच वाली लेयर को मायोकार्डियम बोलते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इट इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच में होता है। एवरेज वेट आप अगर ह्यूमन के हार्ट का एवरेज वेट के बारे में बात करोगे 250 से 350 ग्राम का होता है। तो चलिए इसका अब आगे डिटेल हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन कवर करते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। ऑप्शन देखिए, आई, लीवर, हार्ट या ऑल ऑफ दिज। तो बताइए हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो आप सोते रहते हो तब भी वो काम करता रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा हार्ट अगर एक बार को धड़कना बंद कर दे, ब्लड सप्लाई पंप करना बंद कर दे, तो वही हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। इसीलिए हार्ट हमारा सबसे बिजी ऑर्गन होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का थर्ड वाला। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन। हमारा जो हार्ट होता है वो डबल वॉल मेम्ब्रेन से कवर होता है, यानी दोहरी भित्ति झिल्ली से कवर होता है। उसको उस डबल वॉल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, नन ऑफ दिज। तो एकदम हल्का सा दिमाग लगाना, मैंने बताया था टर्मिनोलॉजी। कार्डिया मतलब हार्ट होता है, जहाँ भी कार्डियम वर्ड आए वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पेरिकार्डियम में कार्डियम छुपा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और हमारा प्लूरा का मतलब लंग से रिलेटेड होता है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे लंग में पाई जाती है। क्लियर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का सेकेंड वाला। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर वॉल ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम ऑफ द ह्यूमन हार्ट वॉल जो होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब यही पेरिकार्डियम आगे चल के सबसे आउटर लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसके बीच वाले में मायोकार्डियम आता है, देन आपका सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम आ जाता है। तो अब एक एक के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंडोकार्डियम वाले में बात करेंगे, सबसे अंदर वाली लेयर, यानी यहाँ पर देखिए ये सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोकार्डियम, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए ये तो पहली बात है इनर मोस्ट लेयर होता है हार्ट वॉल का, जो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की अनसिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। लाइन दी हार्ट चैम्बर एंड हार्ट वाल्व को कवर किए रहती है। प्रोवाइड करता है स्मूथ सरफेस फॉर ब्लड फ्लो के लिए, फ्रिक्शन को कम करता है। जब भी हमारे हार्ट में मान लो कभी चोट लगी किसी चीज़ से या जर्क लगा सीने में, कभी क्या होता है ना चोट लग जाती है, तो उस फ्रिक्शन से बचाता रहता है। कंटिन्यूअस विथ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की, और इसमें ब्लड वेसल्स की लाइनिंग भी रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें मायोकार्डियम की, यानी बीच वाली, मायो मतलब मसल्स होता है, यानी जो हमारा हार्ट जो बीच वाला है ये हमारा मिडल एंड थिकेस्ट लेयर होता है हार्ट वॉल का, यानी कंपोज होता है कार्डियक मसल फाइबर का। किसका? हाँ, आप पढ़ोगे मायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मसल्स का अध्ययन करते हैं, इसलिए मायोकार्डियम मसल्स फाइबर का बना होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी कंट्रैक्शन एंड पंपिंग ऑफ ब्लड। हमारा जो हार्ट कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और ब्लड को पंप करता है एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में, इसी यही हमारा मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये थिकनेस, इसका थिकनेस मायोकार्डियम का वेरी करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे जो ऑरिकल और वेंट्रिकल में से सबसे थिकेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा होता है सबसे थिकेस्ट मायोकार्डियम होता है। क्योंकि ये क्यों थिकेस्ट होता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरा ब्लड पंप होकर पूरे होल बॉडी में जाता रहता है, इसलिए जहाँ पर ज़्यादा पंप करना होगा वहाँ की लेयर तो मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से वहाँ की लेयर को ज़्यादा थिक बनाया जाता है। अगला आ जाओ, अब बात करें अगर हम आर्टरिया की, तो आर्टरिया है वे थिनर मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम की पतली होती है। नेक्स्ट आ जाओ एपिकार्डियम, आउटर लेयर की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी हार्ट वॉल, बाहर की लेयर है तो आउटर कहलाएगा ही। आल्सो कॉल इसे वेसरल लेयर कह सकते हो। पेरिकार्डियम का मोस्ट बनी होती है मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कवर्ड होती है एपिथेलियम से, और इसके अंदर कंटेन होता है, क्या होता है? ब्लड वेसल, नर्व एंड फैट होता है, और ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन ड्यूरिंग दी मूवमेंट। जब हमारा हार्ट मूव करता है यानी पंप करता है तो फ्रिक्शन होता है, उससे बचाता रहता है पेरिकार्डियम में। और इसी पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है जो हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता रहता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होगी हार्ट के वाल की। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हार्ट इज डिराइव फ्रॉम। हमारा जो हार्ट होता है किससे डिराइव होता है? ऑप्शन देखिए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म या नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारा हार्ट जो होता है मीजोडर्म से डिराइव होता है। फोर्थ का करेक्ट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5वां बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। हमारा जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, अभी बताया ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम जस्ट बता के आ रहा हो। जल्दी से ऑप्शन टिक करो, क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन पढ़िए, कीप दी हार्ट मॉइस्ट, हार्ट को मॉइस्ट करना, प्रोटेक्ट दी हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर के प्रेशर से बचाना, प्रोटेक्ट दी फ्रिक्शन एंड इंजरी, फ्रिक्शन और इंजरी को से बचाव करना। तो सारी बातें हमारी पेरिकार्डियल फ्लूइड इसीलिए बीच में डाला ही गया ताकि जर्क जो भी लग रहा है उससे बचाया जा सके। तो इसका सारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, 6वां पढ़िए। कह रहा द थिक वॉल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट। हमारा जो हार्ट होता है उसमें अलग अलग टाइप के सेप्टा में बांटा गया है। अगर हम हार्ट को ऐसे प्लस में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा ऊपर वाले दोनों को क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इधर वाला हमारा हो जाता है राइट ऑरिकल, इधर वाला हमारा हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल, इधर वाला हमारा हो जाता है राइट वेंट्रिकल हो जाता है, इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है। तो अब देखो, दो ऑरिकल के बीच में यहाँ पर भी एक सेप्टा होता है और दो वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर भी एक सेप्टा होता है। तो उसी पूछ रहा है कि थिक वॉल इंटरवेंट्रिकल सेप्टा, मतलब दो वेंट्रिकल के बीच में, इन दोनों के बीच में जो सेप्टा पाया जा रहा है, बीच में जो लेयर पाया जा रहा है, इस लेयर का, इस सेप्टम का, इस दीवार का नाम पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि इंटरवेंट्रिकल सेप्टम किसके किसके बीच में होता है। बताओ किसके किसके बीच में? ये हमारा इंटरवेंट्रिकल सेप्टा है, तो हमारा देख लो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। मैंने देखो करेक्ट आंसर बता दिया, ऑप्शन देख लो कहीं पे जहां मिल जाए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें का यहाँ पर देखो
लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर छठे का पहला वाला हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछ लेता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहाँ पर पाया जाता है, ए वाला, अगर यहाँ के बारे में पूछे, यहाँ वाले को इंटर ऑरिकल सेप्टम बोलते हैं, तो आपको बताना रहेगा राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में होता है। इस तरीके से आप अपना आंसर बता सकते हो। और जो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ यहाँ पर चैम्बर ऑफ हार्ट के चैम्बर के बारे में बात करते हैं, कितने चैम्बर में बांटा गया इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये देखो हमारा हार्ट में टोटल देखोगे 4 चैम्बर होते हैं दैट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं और ब्लड को पंप करते हैं हमारे पूरी बॉडी में। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट आर्टरियम में, इस वाले की। तो राइट आर्टरियम जो होता है, सबसे पहली बात ये अपर चैम्बर होता है, ऑन दी राइट साइड होता है हमारे हार्ट के, और रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध ब्लड, यानी इस डीऑक्सीजनेटेड को और डीऑक्सीजनेटेड को हम लोग क्यों अशुद्ध बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और O2 की मात्रा कम हो जाती है। इसी बेसिस पे हम ब्लड को बताते हैं कि कौन सा डीऑक्सीजनेटेड है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड है। अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा। अगर CO2 की मात्रा कम है, O2 ज़्यादा है, तो ऑक्सीजनेटेड कहलाएगा। तो अब हमारा जो राइट आर्टरियम है यानी ए वाला, ये क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? फ्रॉम दी बॉडी थ्रू दी सुपीरियर वेना केवा से भी रिसीव करेगी और इंफीरियर वेना केवा से भी रिसीव करेगी। उसके बाद आगे क्या होगा, पासेस ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। अब जब राइट ऑरिकल में यहाँ पर ब्लड आ गया है, अब यहाँ से हमारा चला जाएगा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, यानी इस राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगा, हर चीज़ को आने जाने के लिए हार्ट में दरवाजे बनाए गए, वाल्व्स बनाए गए। तो इसी वाल्व को बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू हमारा राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड। अब आ जाओ राइट वेंट्रिकल के बारे में जान लेते हैं। राइट वेंट्रिकल लोअर चैम्बर होता है जो राइट साइड ऑफ द हार्ट में होता है भी, और ये रिसीव करता है वही डीऑक्सीजनेट फ्रॉम कहाँ से, राइट आर्टरियम से। और आगे देखो, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब क्या करेगा राइट वेंट्रिकल, एक पंप करेगा ब्लड को लंग में। अब यहाँ जो राइट वेंट्रिकल है, अब यहाँ से ब्लड को आगे लंग में पंप किया जाएगा, क्योंकि ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड है, अशुद्ध है, अब लंग में भेजा जाएगा ताकि वहां पर प्योर हो जाए। तो वही करा, पंप ब्लड टू लंग थ्रू आउट द पल्मोनरी आर्टरी। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हमारा लंग में ब्लड जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल से, वो किस आर्टरी के थ्रू जाता है। तो हमारा याद रखना वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, सी सर जी आर्टरी में तो हमने पढ़ा था कि शुद्ध ब्लड बहता है, तो अभी यहाँ तो आप आर्टरी में अशुद्ध ब्लड भेज दे रहे हो। बच्चा यहाँ पर छोटा सा कंफ्यूजन है आपको, जब अकेले आर्टरी बोले तब शुद्ध ब्लड बताना है, कहीं अगर इसके साथ पल्मोनरी लग गया तब समझ जाना उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आर्टरी है तो शुद्ध बताना, उसके अंदर शुद्ध ब्लड बहेगा। अगर पल्मोनरी लग गया मतलब अब उसके अंदर अशुद्ध ब्लड जा रहा है। ऐसे वेन में अशुद्ध ब्लड जाता है, जैसे पल्मोनरी वेन लग गया समझ जाना उसके अंदर शुद्ध ब्लड जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो वही कह रहा है कि ब्लड पंप टू द लंग में जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि हम लोग लंग में क्या, हमारा लंग का प्रोसेस क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर से सांस लेते हैं, O2 अंदर आता है तो लंग में जाता है। अब लंग से वहां पर एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। जो हमारा O2 है हमारा ले लिया जाता है, हम बाहर निकाल देते हैं, और CO2 को बाहर निकाल देते हैं, O2 को अंदर ले लेते हैं। इस तरीके से लंग में हमारा ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। अब आगे देखो, सेपरेट फ्रॉम द राइट आर्टरियम बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। वही बता रहा है कि हमारा जो राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल किससे सेपरेट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व से सेपरेट होते हैं। अगला जो लेफ्ट आर्टरियम के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट आर्टरियम जो होता है अपर चैम्बर ऑफ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, यानी हमारा लेफ्ट हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है यहाँ पर होता है लेफ्ट आर्टरियम। अभी क्या करेगा, अब जो हमारा लंग में जो ब्लड प्योर हो गया है, अब वहां से रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग थ्रू दी, अब किस वेन के थ्रू, ध्यान देना पल्मोनरी वेन के थ्रू। बस वही जो कंफ्यूजन बताया सर जी, अभी तो वेन में अशुद्ध होता था, यहाँ पर तो शुद्ध बढ़ा है, फिर से वही कंफ्यूजन हो रहा है बच्चा। मैंने बताया जहाँ भी पल्मोनरी लग जाए मतलब अब उसका उल्टा हो जाएगा, अशुद्ध की जगह शुद्ध बारे में बात करोगे। तो पल्मोनरी वेन उस शुद्ध ब्लड को लेके आएगी और हमारे राइट यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम में जाके उसको छोड़ देगी। नेक्स्ट अब आगे क्या होगा, ट्रांसफर ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ चलाएगा, हमारा इस लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगा, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए। अब आप भी कहीं रह रहे हो, हाँ अपने घर में रह रहे हो अपनी वाइफ के साथ,
अब आपको अपने एक कमरे दूसरे कमरे में जाना तो दरवाज़ा तो होना ही चाहिए ना, ऐसे यहाँ पर भी दरवाज़ा लगा होता है हार्ट में। तो एक कमरे से दूसरे के कमरे में जाने के लिए यहाँ पर भी दरवाजे लगे हैं। तो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए जो दरवाज़ा है उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा। एक ट्रिक मैं स्टार्टिंग से बताता आता हूँ, L स्क्वायर BPM, L स्क्वायर BPM, ये ट्रिक याद रखोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, किधर प्योर होता है किधर इम्प्योर होता है, किधर ट्राइकस्पिड होता है किधर बाइकस्पिड होता है। L स्क्वायर का मतलब आपका सिंपल सा है, L फार होता है, एक L फार हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम और एक L फार हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका B फार हो जाएगा बाइकस्पिड वाल्व होता है। कौन सा? बाइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। और यहाँ पर जो ब्लड आता है वो प्योर, P फार प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P फार यहाँ पर आपका प्योर ब्लड हो जाएगा, ये याद रखना। और इसी बाइकस्पिड को हम लोग M फार मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक ट्रिक याद रखना, L स्क्वायर BPM, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा कौन सा वाल्व होता है? बाइकस्पिड वाल्व होता है, प्योर ब्लड बहता है और इसे मिट्रल वाल्व बोलते हैं। कंफ्यूजन क्लियर? तो अगर लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड है तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में अपने आप बाइकस्पिड लगा के ट्राइकस्पिड लगा के चले आना। इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो, ट्रांसफर ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू दी बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आएगा। ये ट्रिक याद रखना, L स्क्वायर BPM। अब आ जाओ लेफ्ट वेंट्रिकल बारे में बात कर लेते हैं। ये लोअर चैम्बर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, थिकेस्ट मस्कुलर वॉल होती है। अगर आपसे पूछे चारों चैम्बर में सबसे थिकेस्ट चैम्बर कौन सी है, तो हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है सबसे थिकेस्ट होती है, इसे याद रखना। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको मजबूत बनाया गया। भगवान ने बहुत हिसाब से हमारी बॉडी को बनाया है। अब यहाँ पर देखो, आगे देखो, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एंटायर बॉडी थ्रू द एओर्टा। अब हमारा एओर्टा होता है, उस एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में शुद्ध ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और इसे सेपरेट करता फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम बाय द वही बाइकस्पिड वाल्व यानी मिट्रल वाल्व। इस तरीके से सारे चैम्बर आपने कवर किया। अब आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 7वां पढ़ो। 7वां कह रहा है, मैमल्स आर सेड टू हैव डबल सर्कुलेशन, व्हाट डज इट्स मीन्स। जो मैमल्स होते हैं उनको हम डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलने के पीछे का रीजन क्या है? दोहरा संचरण क्यों बोलते हैं? ऑप्शन पढ़ो। ब्लड वेसल्स आर पेयर्ड फॉर्म में होते हैं इसलिए। नेक्स्ट कह रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स अटैच टू एवरी ऑर्गन। कह रहा है, देयर आर 2 सिस्टम, वन फ्रॉम द हार्ट टू लंग एंड बैक टू रेस्ट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट कह रहा है, ब्लड सर्कुलेट समटाइम ट्वाइस थ्रू आउट द हार्ट। हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। तो ऑप्शन बताओ क्या हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन, यही हमारा रीजन क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी वाला। हमारा जो डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे हार्ट में 2 बार, एक बार तो बॉडी टिश्यू से आया, दोबारा वहाँ पर लेफ्ट बॉडी टिश्यू से हमारा कहाँ पर आया? राइट आर्टरियम है। यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें, ये अगर बना दो इस तरीके से, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर आप ऊपर वाला हमारा क्या होता है, कभी कन्फ्यूजन मत होना, ऊपर वाले दोनों क्या होते हैं? ऑरिकल होते हैं, नीचे वाले दोनों क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। ओके, और ऊपर वाले को बोलते हैं, इधर वाले को राइट ऑरिकल बोलते हो, नीचे वाले को हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इधर वाले को लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, इधर वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो हमारा जो बॉडी टिश्यू होता है, इधर मान लो टिश्यू है, तो हमारा जो बॉडी टिश्यू होता है, यहाँ से जो ब्लड आता है इम्प्योर ब्लड हमारा इसी राइट आर्टरियम में आता है। अब राइट आर्टरियम से ब्लड जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर एक वाल्व था, अभी बताओ कौन सा वाल्व था, जल्दी बताओ। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व था, यहाँ से जाएगा। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से दोबारा हमारा ब्लड तो कहाँ जाएगा? लंग में जाएगा, हमारा जो लंग में जाएगा। और अभी बताओ कौन लेके जा रहा था लंग में? पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही थी ना, आर्टरी यानी जो अशुद्ध ब्लड लेके जा रही थी, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगा, यहाँ पर ब्लड प्योर होगा। अब देखो, एक बार तो टिश्यू से हार्ट में ब्लड आया, अब दोबारा से लंग में गया, अब लंग से दोबारा प्योर होकर पल्मोनरी वेन ब्लड को दोबारा लेके आएगी लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम से दोबारा ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर भी एक वाल्व होगा, मैंने L स्क्वायर BPM बताया था, बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पर होगा। अब यहाँ से प्योर ब्लड एओर्टा लेके फिर से पूरे बॉडी टिश्यू में जाके भेजती रहेगी। यानी देखो, 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड आया, एक बार टिश्यू से हमारा हार्ट में आया, देन लंग में गया, फिर लंग से दोबारा हार्ट में आया, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। करेक्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7th का डी वाला। तो यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। पढ़ो, कह रहा इन ऑर्डर फॉर द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्टरियम
इन दी मैमेलियन हार्ट इट मस्ट फ्लो थ्रू। अब वही बताना है कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जो जा रहा है उस रास्ते को बताना है, उसका फ्लो बताना क्या हो सकता है। तो ऑप्शन पढ़ो। पहला करा कि राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी वेन में, फिर लंग में, देन पल्मोनरी आर्टरी में, देन लेफ्ट आर्टरियम में। तो क्या ये बात सही है? अगला कह रहा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन राइट ऑरिकल में जाएगा, देन लंग में जाएगा, देन पल्मोनरी वेन में, देन लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। क्या ये बात सही है? आगे पढ़ो। नेक्स्ट करा राइट वेंट्रिकल में आएगा, देन सिस्टेमिक एओर्टा में जाएगा, देन लंग में जाएगा, देन पल्मोनरी वेन में, देन लेफ्ट आर्टरियम में। अगला करा राइट और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, देन लंग में, देन पल्मोनरी वेन में, देन लेफ्ट आर्टरियम में। जिसका करेक्ट आंसर अभी पीछे मैंने डिस्कस किया, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले हमारा राइट वेंट्रिकल में से हमारा कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर वहां से लंग में जाएगा, देन पल्मोनरी वेन में आएगी, देन लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पर देख सकते हो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ये देखो ये हमारा डबल सर्कुलेशन का इमेज है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा बॉडी टिश्यू है। बॉडी टिश्यू से हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है हमारा वेना के बाद लेके आती है हमारा कहाँ पे? यहाँ पर देखो राइट आर्टरियम में लेके आती है। फिर राइट आर्टरियम से यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिससे राइट वेंट्रिकल में आ जाती है। फिर राइट वेंट्रिकल से आपका जो यहाँ पर देखो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है हमारा लंग में लेके जाती है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड को। और लंग में हमारा क्या होता है? यहाँ बाहर से हमारा क्या आता है? O2 आता है, और O2 हमारा यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है CO2 से, और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है, O2 को अंदर ले लिया जाता है। तो ब्लड हमारा क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। अब उस प्योर ब्लड को हमारा पल्मोनरी वेन लेके आएगी दोबारा कहाँ पे? आपके यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट आर्टरियम में लेके आएगी। लेफ्ट आर्टरियम में प्योर ब्लड आएगा, फिर वहां से लेफ्ट आर्टरियम से आपका बाइकस्पिड वाल्व आ जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व से आपका ब्लड चला जाएगा कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब उस लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी टिश्यू में दोबारा से सर्कुलेट कराएगा। इस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9th पढ़ते हैं। 9th पढ़ो। करा विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल। कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने हिंट भी दे दिया, यहाँ पर तो दिमाग ही नहीं लगाना, हिंट देना ही नहीं था, आप सबका दिमाग कमजोर हो जाएगा देते देते। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो। कह रहा पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर कह रहा पल्मोनरी वेन, यहाँ कह रहा एओर्टा, या नॉन ऑफ दिस। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन हिंट के साथ। अब तो जल्दी से टिक कर दो। कौन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती लंग में फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल? सबसे पहले राइट वेंट्रिकल पकड़ो, ये रहा हमारा राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से लंग में कौन ले जा रही है? ये देखो, ये देखो, ये कौन सी पाइप है? पल्मोनरी आर्टरी। मिल गया ना करेक्ट आंसर? टिक कर दो। 9वें का ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th के बारे में बात करते हैं। लो आ गया। अब हमारा वाल्व, अभी जितना देर से जो वाल्व रटवा रहा हूँ वो वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन सही करो। चलो जल्दी सही करो। मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अब आगे कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच कराना। पहला करा ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा करा बाइकस्पिड वाल्व, तीसरा करा सेमी लूनर वाल्व। अब यहाँ पर देखो आप मैच कराओ अपने अकॉर्डिंग, देन हम अपना आंसर बताते हैं। यहाँ पर देखो मैंने हिंट भी दे रखा, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना। तो अगर मैंने भी ट्रिक बताया था L² BPM, तो लेफ्ट ऑर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइक का स्पीड था, तो चलो बाइक का स्पीड वाला निकाल लो। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, जल्दी से ऑप्शन ढूंढो। लेफ्ट ऑर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल मिल गया ना? ये देखो L² BPM मिला दो बी का पहला वाला, तो कहीं देखो बी का पहला वाला मिल रहा है, यानी सी और डी में मिल रहा है, यानी हमारा 2 ऑप्शन तो कट गया, हटा दो। तो हमारा अब आगे आ जाओ, ट्राइकस्पिड वाल्व जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। अब ट्राइकस्पिड हमारा राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में हो जाएगा, तो हमारा ए का हमारा हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। तो ए का थर्ड वाला एक ही मिल रहा, ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब यहाँ पर सी का अपने आप सेकेंड वाला हो जाएगा। तो सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाया जाता है? बिटवीन दी राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो मिल गया ना करेक्ट आंसर? 10th का सी वाला हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर वॉल्व ऑफ हार्ट के बारे में बता लेते हैं। यहाँ पर हमारे हार्ट में बहुत 4 चैम्बर होते हैं और बहुत सारे वॉल्व होते हैं, इसीलिए तो तुम लोग के दिल में कितने सारे लोग बस जाते हैं, इतने सारे दरवाजे हैं, इतने सारे घर बने कि एक एक घर में सबको रख लेते हो, हाँ, सबका दिल रखने के लिए। इसीलिए भगवान भी सोचे चलो इतने सारे बच्चा इतने लोगों से
दिल लगाएगा तो उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, इसलिए इतने सारे वॉल्व, इतने सारे दरवाजे बनाए। ओके, यहाँ पर देखो, अरे मजाक कर रहे हैं, सब सीरियस लेने लगते हो। आ जाओ, जितने लोगों का दिल टूटा सब रोने लगते हैं ये सब बात सुनते ही। आ जाओ, वॉल्व ऑफ हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा वॉल्व हमारा हार्ट होता है, यहाँ पर देख सकते हो हमारा टाइप्स ऑफ हार्ट वाल्व्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देयर आर 4 वाल्व्स होते हैं इन ह्यूमन हार्ट में, क्लासिफाइड इनटू आर्ट्रियोवेंट्रिकल वाल्व और एक सेमिलुनर वाल्व। अगर आर्ट्रियोवेंट्रिकल वाल्व के बारे में बात करें, इसके अंदर आपका आता है ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व आता है। ट्राइकस्पिड वाल्व का लोकेशन अभी बार बार रटा रहा हूँ, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। 3 कप्स होता है, इसलिए ट्राइकस बोले। लीफलेट लाइक होता है, फंक्शन वही एक काम है, अलाउ करता है ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल में एंड प्रिवेंट करता है बैक फ्लो इनटू द राइट आर्ट्रियम। अच्छा, अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं, दरवाजे क्यों बनाए जाते हैं बताओ? आपके घर में दरवाजे क्या दोनों तरफ खुलते हैं? या तो दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा होगा या तो बाहर की तरफ। ऐसा नहीं कि दरवाजा बाई डायरेक्शनल हो ना। देखो, अगर यहाँ से एक बार ब्लड राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो ये दरवाजा यूनिडायरेक्शनल बनाया गया। तो एक बार दरवाजा अगर खुला, ओके, तो ये खुलने के बाद ये दोबारा इधर बैक नहीं आएगा, आगे एक तरफ खुल के इस तरीके से एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यहाँ पर वही कह रहा है, ये दरवाजे इसलिए बनाया गया ताकि एक बार ब्लड अगर अंदर घुस गया दोबारा से वापस ना आ जाए। जैसे वापस आना चाहेगा ब्लड, तो ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर से दरवाजा जाके खटाक से बंद हो जाता है। तो वही कह रहा है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ बैक फ्लो इनटू द राइट आर्टियम ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। क्योंकि हार्ट में हमारा कंट्रैक्शन हो रहा है, लगातार कंट्रैक्शन हो रहा है। तो कंट्रैक्शन होते समय क्या पता हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया राइट आर्टियम में, उल्टा चला गया। तो इसीलिए ये वॉल्व बनाया गया ताकि दरवाजे से ब्लड वापस ना चला जाए। आगे आ जाओ, बाइकस्पिड बारे में बात करते हैं। मिट्रल वाल्व, इसका लोकेशन होता है बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसका स्ट्रक्चर, इसके 2 कप्स पाए जाते हैं। फंक्शन अलाउ करता है ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। L² BPM भूलना मत। और ये भी सेम वही प्रिवेंट करता है बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। अभी यहाँ पर साउंड के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछेगा कि ये लब डब का साउंड भी कब आता है, अभी सब डिस्कस करेंगे। आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं अभी सेमी लूनर वाल्व के बारे में। सेमी लूनर वाल्व में देखोगे तो 2 टाइप होता है, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व का लोकेशन किसके बीच में होता है? बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। ये जो आपका यहाँ पर देखो, राइट वेंट्रिकल है और यहाँ से जो आपका पल्मोनरी आर्टरी जाएगा उसके बीच में पाया जाता है हमारा पल्मोनरी वाल्व। और इसमें भी 3 सेमी लूनर कस्प होते हैं। ये भी अलाउ करता है ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से कहाँ भेजेगा? लंग में भेजेगा। एंड ये भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू राइट वेंट्रिकल में। एओर्टिक वाल्व के बारे में बात करोगे, इसका लोकेशन कहाँ होता है? बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके और जो एओर्टा लेके जाती है उसके बीच में पाया जाता है। स्ट्रक्चर इसका 3 सेमी लूनर कस्प होते हैं। ये भी अलाउ करता है ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के बीच में ब्लड को भेजेगा। ये भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। इस तरीके से आपके दोनों टाइप के वाल्व क्लियर हो गए। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। पढ़ो, कह रहा पेस मेकर ऑफ हार्ट इज नोन एज। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हार्ट का पेस मेकर किसे कहते हैं? जो हार्ट को जो पंप करता रहता है ना, उसको रेगुलेट करने वाला पेस मेकर कौन है? आगे आ जाओ, AB नोड, SA नोड, एओर्टा, मिट्रल वाल्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर जल्दी बताओ। जो हमारा SA नोड होता है इसे बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जल्दी से बताओ। 72 बार धड़कता है ना एवरेज। तो उसी धड़कवाने का जो काम करता है हमारा यही SA नोड हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कवाता रहता है, इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। और आपसे अगर पूछ ले पेस सेटर ऑफ हार्ट किसे बोलते हैं? पेस सेटर, यानी अगर कभी कभी SA नोड ना काम करे तो उससे बदले AB नोड काम करेगा, तो उसी इसलिए AB नोड को पेस सेटर बोलते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पेस मेकर, एक पेस सेटर। तो पेस मेकर SA नोड को बोलते हैं, पेस सेटर AB नोड को बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। पूछा गया, आ गया ना साउंड से क्वेश्चन। सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ। यहाँ पूछा गया किसके क्लोजर, किसके बंद होने से डब की आवाज आती है? अक्सर ध्यान देना, दरवाजा खोलने पे आवाज आती है या दरवाजा बंद होने पे आवाज आती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी दरवाजा खुलने पे भी आवाज आती है, बंद होने पे भी आवाज आती है। हम भूतिया दरवाजा की बात नहीं कर रहे हैं जो खुलने के बाद चूं चूं चरमर करके खुलता रहता है, उसकी बात नहीं। हमेशा याद रखना, दरवाजा कभी गुस्से से दरवाजा खोलो और खटाक से बंद करो,
तो बंद होने पे मतलब बहुत तेज से झटके की आवाज़ आती है ना, तो याद रखना हमेशा क्लोज होने से दरवाजे की आवाज़ आती है। जब दरवाज़ा बंद करते हो तभी दरवाजे से आवाज़ आती है, तभी दरवाज़ा टकराता है। तो हमेशा आपसे पूछेगा किसके क्लोजर से, किस वाल्व के क्लोजर से बंद होने से आपका हार्ट का साउंड आता है। आप सेकेंड हार्ट साउंड डब की बात कर रहा है, लब की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो, ट्राइकस्पिड सेमील्यूनर वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेमील्यूनर वाल्व। जब हमारा सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होता है तब डब की आवाज़ आती है, और जब हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है तब जाके लब की आवाज़ आती है। ये थोड़ा सा बातें याद रखना, और हमेशा याद रखना दरवाजे बंद होने से आवाज़ आती है, ना कि ओपन होने से। तो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 बारे में बात करते हैं। द करेक्ट रूट थ्रू विच दी पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन दी हार्ट। अब आपको बताना जो हमारे बॉडी में हार्ट में जो इम्पल्स जनरेट हो रही है, करंट जनरेट हो रही है, वो किस डायरेक्शन में जनरेट होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो, यस नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफिस, एबी नोड, हार्ट मसल। नेक्स्ट पढ़ा यस नोड, एबी नोड, बंडल ऑफिस, पुरकिंजे फाइबर, हार्ट मसल। अगला है एबी नोड, बंडल ऑफिस, यस नोड, पुरकिंजे फाइबर, हार्ट मसल। यहाँ पर मसल्स लिख लेना। अगला कह रहा है एबी नोड, यस नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफिस, हार्ट मसल। तो आपको एकदम बेसिक्स का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले तो यस नोड होगा, यस नोड दो ऑप्शन में। उसके बाद यस नोड बाद ए बी नोड आता है, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो हो गए नहीं, क्योंकि सबसे पहले यस नोड होता है, तो हमारा बचा एक ही ऑप्शन, यस नोड में जाएगा, देन ए बी नोड में जाएगा, देन वहाँ से बंडल ऑफिस में जाएगा करंट। उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स, जो हमारे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और उस पुरकिंजे फाइबर पूरे हार्ट मसल में फैले होते हैं, तो लास्ट में हार्ट मसल में जाएगा। इस तरीके से हार्ट कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से 13 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन बारे में। यहाँ पर देखो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। यहाँ पर देखो ब्लड इंटर द राइट आर्टरियम, ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में इंटर करता है, और फ्रॉम द बॉडी टिश्यू से आएगा, देन राइट एट्रियम में जाएगा, देन मूव टू द राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, एंड उसके बाद ये पंप कर दिया जाएगा लंग को, वो भी किसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। उसके बाद आफ्टर लंग में जाके वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उसके बाद ब्लड रिटर्न हो जाएगा हार्ट में वाया पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसके बाद पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू दी कौन से वाल्व के थ्रू, एल स्क्वायर बीपीएम बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, और बाद में जब लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंच जाएगा वहां से पंप कर दिया जाएगा एओर्टा के थ्रू फिर से पूरे बॉडी टिश्यू में। सर्कुलेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक तो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन मतलब जो बॉडी में जाएगा जो ब्लड को लेकर, पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जो लंग के थ्रू जाएगा। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है, फिर एओर्टा में जाता है, उसके पूरे बॉडी टिश्यू में जाएगा, फिर वेना केवा से आपके राइट आर्टरी में आ जाएगा। इतना पाथवे का सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, ये हमारा राइट वेंट्रिकल से शुरू होगा, पल्मोनरी आर्टरी से जाते हुए लंग में जाएगा, फिर लंग से आपका पल्मोनरी वेन लेके चला आएगा वापस लेफ्ट आर्टरी में। तो ये जो पाथवे लंग्स के रास्ते के थ्रू जाता है, कभी भूल जाना पल्मो का मतलब ही मैंने लंग बताया था, तो पल्मो वाले पाथवे में लंग जरूर आएगा, सिस्टेमेटिक वाले पाथवे में बॉडी टिश्यू जरूर आएगा। इस तरीके से आप वो जो पाथवे होगा उसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर देख लो पूरा सर्कुलेशन है। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग इन्वॉल्व होता है, और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में हमारा बॉडी टिश्यू इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर देख सकते हो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन हमारा यहाँ से पूरा सही तरीके से, यहाँ पर देख लो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा लेके गया, एओर्टा से टिश्यू में चला गया, फिर टिश्यू से हमारा दोबारा वापस हमारा जो वेन होती है वो दोबारा राइट आर्टरी में लेके चली आई। उसके बाद हमारा राइट वेंट्रिकल से जो शुरू होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ से लेके जाएगा लंग में, यहाँ से फिल्टर होगा ब्लड, उसके बाद प्योर हो जाएगा, प्योर होकर पल्मोनरी वेन से दोबारा हमारा चला जाता है लेफ्ट आर्टरियम में। इस तरीके से सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर वही बात बताया गया, बॉडी टिश्यू से हमारा वेना केवा, वेना केवा से राइट आर्टरियम में जाएगा, फिर राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग में, फिर लंग से प्योर होगा, वहाँ से पल्मोनरी वेन लेके आएगी लेफ्ट आर्टरियम में, वहाँ से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, फिर वहाँ से सेमीलूनर वाल्व के थ्रू एओर्टा में आ जाएगी, फिर एओर्टा से बॉडी टिश्यू। इस तरीके से हमारा ये साइकिल ऐसे हमारा चलता रहता। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट कैसे कंडक्ट करता है, कैसे बिजली करंट जनरेट होती है। तो यहाँ पर इस जनरेट करने को मैंने बताया, एस से नोड होता है,
सबसे पहले एस ए नोड क्या होता है, ये लोकेटेड होता है। सबसे पहले लोकेशन जान लो, कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड इन दी राइट आर्टरियम में पाया जाता है। वो भी कहाँ पे, नियर दी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, जहाँ पर ओपनिंग होती है वहाँ पे पाया जाता है। ये देखो ये रहा आपका एस ए नोड मिला। आ जाओ, इसे बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। ये इनिशियल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करवाती है जो आर्टरियल कंट्रैक्शन करवाती है। ये जो सेट करती है नॉर्मल हार्ट रेट 70 से 72 बीट पर मिनट एडल्ट के अंदर। अगर बात करें इंटरनोडल पाथवे जो हमारा होता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एस ए नोड टू ए बी नोड, और इंश्योर करता कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन, दोनों आर्टरी के बीच में सही से कंट्रैक्शन हो रहा, एक साथ होना चाहिए कंट्रैक्शन, उसको बनाए रखता है। और इंक्लूड होता है इंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर पाथवे। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारा आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, ए बी नोड के बारे में बात करते हैं। ये लोकेटेड होता है जंक्शन ऑफ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल के बीच में, यानी इंटर आर्टरियल सेप्टम पाया जाता है। मैंने बताया इंटर आर्टरियल सेप्टा, अगर हार्ट को आप ऐसे प्लस में डिवाइड करोगे तो हमारा आर्टरियम है, इसी यहीं पर इंटर आर्टरियल सेप्टा के पास हमारा पाया जाता है ए बी नोड। ओके, तो आगे एक नेक्स्ट आ जाओ, ये रिसीव करता है इम्पल्स फ्रॉम दी आर्टरिया एंड डिले देम ब्रीफली, और बाद में उन्हें धीरे धीरे आगे भेजता है। और अलाउ करता है कंप्लीट वेंट्रिकल फिलिंग बिफोर दी वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन पहले ये फिलिंग को कंप्लीट करवाता है। एंड प्रिवेंट करता है एक्सेसिवली रैपिड इम्पल्स, बहुत ज़्यादा इम्पल्स जनरेट होने को भी रोकता है। ओके, तो यहाँ पर देख लो ये हमारा एस ए नोड है, एस ए नोड से हमारा जाता है ए बी नोड में। यहाँ ए बी नोड के बाद ढेर सारे बंडल ऑफ हिस निकलते हैं, बंडल ऑफ हिस से ढेर सारे पुरकेंजे फाइबर यहाँ पर देखो ऐसे बटे होते हैं। पुरकेंजे फाइबर पूरे हार्ट मसल में जाके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कराता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बंडल ऑफ हिस के बारे में जान लो। बंडल ऑफ हिस यानी ये भी बंडल जिसे बोलते हो, ये बंडल आप स्पेशलाइज मसल फाइबर होती है। ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम ए बी नोड से वेंट्रिकल के पास तक ले जाती है और पास थ्रू दी इंटर वेंट्रिकल सेप्टा के थ्रू पास होती है। अगर बंडल ब्रांचेस होती हैं, बंडल ऑफ हिस जिसे बोलते हैं, इसे डिवाइड होता है दो पार्ट में, राइट में भी जाके डिवाइड होगा, लेफ्ट बंडल में जाके डिवाइड होगा। उसके बाद कैरी करता है इम्पल्स डाउन रीच ईच साइड ऑफ इंटरवेंट्रिकल सेप्टम में, पूरे इम्पल्स को जनरेट कराएगा। उसके बाद पुरकेंजे फाइबर जो पूरे हार्ट मसल फैला रहता है, ये लोकेटेड होता है वेंट्रिकल वाल में, नीचे वाले पूरे वाल में, यानी ये जो हमारा वेंट्रिकल पोर्शन होता है यहाँ पर पूरा फैला होता है हमारा पुरकेंजे फाइबर्स। उसके बाद ये रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू आउट द वेंट्रिकल में एंड इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटेड एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्शन एक साथ कराता रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन कार्डियक साइकिल। अब कह रहा है हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है उसका भी एक सीक्वेंस होता है कार्डियक साइकिल चलने का। चलो बताओ कार्डियक साइकिल चलने का क्या सीक्वेंस होता है, ऑप्शन पढ़ो, यहाँ पर पढ़ो। कह रहा है डायस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। नेक्स्ट कह रहा अगला आर्टरियल सिस्टोल होगा पहले, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, देन वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। अगला कह रहा आर्टरियल सिस्टोल होगा, देन वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, देन ज्वाइंट डायस्टोल होगा। अगला कह रहा है कि वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, देन वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, देन आर्टरियल सिस्टोल होगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होगा सर जी, अब तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये अभी क्वेश्चन करो, आगे कार्डियक साइकिल पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। इसीलिए तो हम लेक्चर लेके आए हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। सब कुछ पहले से पता रहेगा फिर हमारे पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा, तभी तो पढ़ाया जाता है ताकि आपके कुछ जो नए पुराने डाउट्स जो कन्फ्यूजन हो क्लियर हो जाए और जो नए टाइप के डाउट्स होते हैं वो भी खत्म हो जाए। यहाँ पर देख लो, तो इसका जो करेक्ट है कार्डियक साइकिल में हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। सबसे पहले आर्टरियल सिस्टोल होती है, देन वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, फिर दोनों एक साथ सिस्टोल होता है आर्टरियल वेंट्रिकल, तो इसलिए इसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 15 में आ जाओ। कई बार पूछा गया एग्जाम में, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितने देर की होती है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, 0.8 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.9 सेकंड, 0.2 सेकंड। तो करेक्ट आंसर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल क्या होगा? क्या कोई ऐसा नहीं जो बता सके? क्या है क्या है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों से खाली है जो ना बता पा रहे हैं कितना देर का होता है कार्डियक साइकिल? तो 15 का कर, यस, एक का जवाब आया, यस 0.8 सेकेंड। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी होशियार बच्चे हैं। तो ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल कितना था? 0.8 सेकेंड को होती है, याद रखना। गुड। नेक्स्ट आ जाओ, कार्डियक साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ दो चीज़ें होती है, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। सर जी सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है? बहुत बार सुना लेकिन आज तक कंफ्यूजन नहीं क्लियर हुआ। आओ बच्चा, आज क्लियर होगा। सिस्टोल का सिंपल मतलब होता है कंट्रैक्शन, समझना। जहाँ सिस्टोल है समझना कंट्रैक्शन। वो भी यहाँ पे देखो कंट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट में जब कंट्रैक्शन हो समझना सिस्टोल की बात कर रहा है।
अगर डायस्टोल के बारे में बात करें, हिंदी भूल जाओ, अगर आप यूपी बोर्ड को, तब भी यूपी बोर्ड वाले को लोग सोचते हैं कि उनकी इंग्लिश कमजोर होती है, ऐसा कुछ नहीं। यूपी बोर्ड वाले उनकी इंग्लिश से कमजोर नहीं होती है। यहाँ पर देखो, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कॉन्सेप्ट समझना होता है। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। डायस्टोल में क्या होगा, रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, हार्ट का रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाओ, अब जो सर जी जो हार्ट का साउंड हो रहा था कैसे याद करते, याद नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखो, हार्ट दो साउंड निकालता है, एक लब और एक डब। लब कब निकलता है, जब प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ आर्टरीवेंट्रिकुलर वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल की बिगिनिंग होती है, जैसे हमारा ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, दरवाजा खुला, उसके बाद जैसे वेंट्रिकल में पहुंच गया, जैसे सिस्टोल स्टार्ट होगा, तुरंत दरवाजा जैसे खटाक से बंद होता है, तुरंत लब की आवाज आ जाती है। इसलिए तो बोला गया लब की आवाज कब आती है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब आ जाओ सेकेंड साउंड, डब की आवाज कब आती है, प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वाल्व। सेमीलुनर वाल्व जब बंद होता है, और बंद कब होता है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल की जब खत्म होता रहता है, अंत होता रहता है, तब जाके डब की आवाज आती है, सेकेंड साउंड। क्लियर, आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। कह रहा कार्डियक साइकिल क्या है सर जी, जब एक हमारा हार्ट बीट पूरा कंप्लीट हार्ट बीट, एक धड़कन कंप्लीट हो जाती है, उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और इसके कार्डियक साइकिल जब एक पूरा हार्ट बीट जो कंप्लीट हो रहा है, इसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। तो पहले तो आर्टरिया सिस्टोल होगी, देन आपका वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। आर्टरिया सिस्टोल में क्या होती है, इट इज इनिशिएटेड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ एस ए नोड। जैसे एस ए नोड स्टिमुलेट होगा तो ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्प्रेड होगा, वो दोनों आर्टरिया के पास जाएगा। ये देखो, ए आर्टरिया है और ए आर्टरिया है, दोनों आर्टरिया में एस ए नोड जनरेट करेगा, दोनों में एक साथ कंट्रैक्शन होगा। उसके बाद बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों एक साथ ओपन होंगे। ओपन होगा तो ब्लड खटाक से अंदर आएगा वेंट्रिकल में। तो ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द आर्टरिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा, और ये ब्लड आने में कितना सेकंड लगता है, 0.1 सेकंड में खटाक से भर जाएगा। ओके, देखो दिल में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो और हमें पता भी नहीं रहता है। आगे आ जाओ, वेंट्रिकल सिस्टोल बारे में बात करते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय द इम्पल्स कंडक्शन बाया AB नोड। अब AB नोड में इम्पल्स कंडक्शन होगा तब वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू होगा, एंड बंडल ऑफिस एंड AB नोड में जब ट्रिगर होगा इम्पल्स का, तब जाके वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है। अब इसमें वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, यानी ये जो नीचे वाला वेंट्रिकल, ये दोनों कंट्रैक्ट होंगे। जैसे कंट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व तुरंत खटाक से बंद हो जाएंगे। ओके, एंड प्रोड्यूस करेगा फर्स्ट हार्ट साउंड लब। अब यही खटाक से लब की आवाज आती है। तभी तो स्टेथोस्कोप जब लगाते हैं डॉक्टर लोग, यही आवाज तो सुनते रहते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है, आपके यक्स की आवाज सुनते हैं कि अंदर कितनी बैठी हुई है? नहीं, ये लब और डब की आवाज सुनते हैं। ये जो ब्लड का फ्लो होता है ना, जब हमारा कंट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का, उस कंट्रैक्शन की वजह से जो हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होता है वो खटाक से बंद होता है। अब वो दरवाजा सही से बंद हो रहा है, अगर सही से बंद हो रहा है तो लब की आवाज हम क्लियर क्रिस्टल आएगी। अगर आपके वाल्व में दिक्कत है तो दरवाजा जो बंद होने का जो लब की आवाज आएगी ढंग से आएगी नहीं। तो इसीलिए हमारे हार्ट के साउंड लब एंड डब को देख के डॉक्टर समझ जाते हैं आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। आ जाओ, तो सेमीलुनर वाल्व यानी एओर्टिक एंड पल्मोनरी ये हमारे ओपन होती हैं, एंड ब्लड इज इजेक्टेड हो जाता है। जैसे वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होगा, ब्लड इजेक्ट होकर चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, देन लंग में जाएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और इसको लगता है 0.3 सेकंड। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। अब वेंट्रिकल डायस्टोल बारे में बात कर लो। यहाँ पर देखो, ये हमारा जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, आप देखो वेंट्रिकल, ये हमारा वेंट्रिकल से, ये हमारा वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है इसमें आगे, इसमें सेमीलुनर वाल्व इसमें क्लोज हो जाती है एंड प्रोड्यूस करती हैं सेकेंड हार्ट साउंड। अब यहाँ पर डब की आवाज आएगी जब आपके सेमीलुनर वाल्व क्लोज होंगी। ओके, एंड प्रेशर इन दी वेंट्रिकल वाल्व में प्रेशर लगता है, और वेंट्रिकल्स बिगेन टू फिल पैसिवली, फिर वेंट्रिकल धीरे धीरे पूरा भरने लगती है फिर से, एंड इसमें ड्यूरेशन जो लगता है 0.5 सेकंड लगता है। अब इसके बाद जॉइंट डायस्टोल पे आ जाओ। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, बोथ आर्टरिया बोथ वेंट्रिकल आर रिलैक्स। ये दो आर्टरिया वाले ऊपर के दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों एक साथ ओपन होंगे। उसके बाद ब्लड फ्लो पैसिवली फ्रॉम आर्टरिया से वेंट्रिकल में अपने आप आ जाएगा, एंड प्रिपेयर द हार्ट फॉर नेक्स्ट आर्टियल सिस्टोल के लिए तैयार हो जाएगा। और इसमें जो सेकंड लगता है 0.4 से 0.7 सेकंड लगता है। इस तरीके से पूरा कार्डियक साइकिल चलती रहती है।
आगे आ जाओ, बात करते हैं ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली कितना ml ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट। ऑप्शन पढ़िए, 90 ml, 120 ml, 70 ml या नन ऑफ दिस। तो एक कार्डियक साइकिल में जो हमारा वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है हमारा होता है 70 ml। इसे डायरेक्ट याद कर लो, 16 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कार्डियक आउटपुट बारे में बात कर लेते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। ओके, तो हार्ट के द्वारा पर मिनट जितना ब्लड पंप होता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम वही अभी जो पीछे 70 ml पढ़ के आए हो, तो स्ट्रोक वॉल्यूम का जो नॉर्मल रेट होता है 70 ml होता है। हार्ट रेट हमारा एक हेल्दी ह्यूमन का 72 बीट पर मिनट होता है, इसलिए 70 और 72 में जब मल्टीप्लाई करते 5040 ml पर मिनट ब्लड फिल्टर करता है। यानी ये इसको अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो एक लीटर में 1000 ml यानी 5 लीटर ml हमारा एक कार्डियक आउटपुट में ब्लड पंप होता रहता है। नेक्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम बारे में जान लो। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? वही सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन दी 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में जितना ब्लड पंप कर दिया जाता है 70 ml हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल पर मिनट। हमारे वेंट्रिकल द्वारा जितना सिस्टोल पर मिनट, एक मिनट में जितना बार वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उसी को हार्ट रेट बोलते हैं, और हार्ट रेट लगभग 72 बार हो जाता है। इस तरीके से हो गया। 17 पे आ जाओ, पूछा गया है द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। तो जो हमारा ईसीजी होता है उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। तो जल्दी से बताओ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 17 का ए वाला। जो हमारा वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है उसे बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसे याद करना पड़ेगा। चलो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं आगे। अभी आगे आएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन याद दिया अभी है। आगे आ जाओ, हार्ट बीट इज लिसन बाय। जल्दी बताओ, दिल की आवाज़ कैसे सुनते हो? हाँ चलो यहाँ पर ऑप्शन बताओ, रेस्पिरेटोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप एंड नन। तो बताओ अपने अपने दिल की आवाज़ सुनाओ, कैसे सुनते हो? तो बोलते ना तुम मेरे दिल की बात को समझ ही नहीं पा रहे हो। हाँ, अब सामने वाला स्टेथोस्कोप लेके थोड़ी घूम रहा कि समझ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बताओ। ऑप्शन तो मैंने ही बता दिया। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, जोश में उसको हो जाता है। देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शन बता दिया, आप लोग खुश हो गए। तो स्टेथोस्कोप, चलो कोई बात नहीं। बाकी का बताओ, बाकी का रोल क्या होता है? इस रेस्पिरोमीटर में क्या करता है? स्पिग्मोमैनोमीटर में क्या करते हैं? जल्दी बताओ, अगर हिम्मत हो तो बताओ। चैलेंज कर दिया, कमेंट कर दो। कोई है? कोई बता ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई बताने वाला है ही नहीं। स्पिग्मोमैनोमीटर में ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, रेस्पिरेटोमीटर को रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करते हैं। अभी आगे सब क्वेश्चन मिलेगा। तो 18 का करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ 19 पे। पूछा गया द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन का ईसीजी दिया गया। यहाँ पर पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर देखो, एक ईसीजी में ये 4 वेव बनती है। एक तो पी बनता है, फिर एक नॉर्मल होके देन क्यू थोड़ा सा डिस्पर्जन नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ पर क्यू आर मिलता है, आर मिलेगा, फिर आर नीचे आता है, यहाँ पर छोटा सा डिस्पर्जन होगा, यस मिलेगा, फिर आगे जाके थोड़ा सा बार आएगा, टी हो जाता है। और जिनके जब किसी का आखिरी स्टेज होता है तो देखते ना पी 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 बोलता रहता है, पी 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 के पी हो जाता है। यानी ये जो कर बनता रहता है एकदम सीधा हो जाता है। सीधी लाइन का मतलब होता है इंसान हो गया, टाटा बाय बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताओ, पी वेव रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन पढ़ो, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ द सिस्टोल, कंट्रक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया, इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कंट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया। यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। आओ एक्सप्लेन कर लेते हैं ईसीजी को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को। यहाँ पर देखो, ईसीजी का फुल फॉर्म जान लो, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, जो हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय द प्रोपेगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल थ्रू द कार्डियक मसल्स के द्वारा। यहाँ पर जो हमारा ईसीजी होता है, एक ईसीजी इज ए कंपोजिट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड करता है, जो हमारा हार्ट मसल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देख सकते हो, ईसीजी हेल्प करता है इन द डिटेक्शन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द कार्डियक एबनॉर्मलिटी। जो हमारे हार्ट के अंदर जो भी कमियां हैं उसको मेजर करता है। ईसीजी के अंदर जो कंपोनेंट होता है नॉर्मल ईसीजी में, पी वेव रिप्रेजेंट करता है आर्टरियल डीपोलराइजेशन को, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। ये याद रखना ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा नॉर्मल ईसीजी है। अपना ईसीजी मैंने करा के देखो यहाँ पर लगा दिया है। ये देखो मेरा कितना अच्छा हार्ट रेट चल रहा है। देखो मेरा दिल एकदम क्लियर है ना, एकदम नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि मेरे दिल में कोई नहीं है। अरे मजाक कर रहे हैं यार, तुम लोग तो सीरियस ले लेते हो।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। दिल में कोई रहने का मतलब थोड़ी ना कि एबनॉर्मलिटी ही हो, किसी के दिल में कोई है इसका मतलब दिल तो और अच्छे से काम करना चाहिए ना। पॉजिटिव सोचो, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो। आ जाओ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में देखो यहाँ पर ईसीजी कराया है, यहाँ पर नॉर्मल ईसीजी चल रहा है, इस तरीके से वेव चल रहा है। पी वेव को क्या बोलते हैं? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बोल रहे हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव को बोल रहे हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। आगे आ जाओ, तो चलो पी वेव को डिटेल पढ़ लो। पी वेव जो होता है फर्स्ट वेव होता है ईसीजी का, ये ऑरिजिनेट होती है एस नोड, ऑरिजिनेट फ्रॉम द एस नोड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर इन बोथ आर्टरिया में के कंट्रैक्शन की वजह से आता है। ये रिप्रेजेंट करता है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन एंड अपीयर्स एज ए स्मॉल अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में छोटा सा मिलता है। उसके बाद आगे यहाँ पर जब जाओगे यहाँ पर पीआर सेगमेंट मिलता है, उसके बाद फिर ऊपर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल जाता है इस तरीके से। ओके, अब इसका ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकंड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वेव होता है क्यूआरएस फॉर्मिंग इन शार्प कॉम्प्लेक्स। ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। रिजल्ट फ्रॉम इम्पल्स कंडक्शन थ्रू द एबी नोड से जब इम्पल्स कंडक्शन होता है बंडल हिस्स में जब जाता है, बंडल ब्रांचेस से पुरकेंजे फाइबर में जब ये सब इम्पल्स जनरेट होता है तब जाके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के दौरान क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। अपीयर एज ए लार्ज शार्प डिफ्लेक्शन अपीयर होता है। इसका ड्यूरेशन 0.08 से 0.1 सेकंड होता है। टी वेव के बारे में बात करोगे, फॉलो करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद आता है, रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। भूलना मत, पी आर्टरिया के अंदर डीपोलराइजेशन है, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर के अंदर डीपोलराइजेशन है, और टी हमारा वेंट्रिकुलर के अंदर रीपोलराइजेशन होता है। और इस तरीके से होता है हमारा पीक्यूआरएस टी। आगे आ जाओ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी वेव में कमियों की वजह से क्या बीमारी हो सकती है, थोड़ा सा देख लो नॉलेज पर्पज के लिए। अगर लार्ज पी वेव बन रहा मतलब हमारा जो एनलार्जमेंट हो गया आर्ट्रियम में, यानी आर्ट्रियल हाइपरट्रॉफी हो गया। अगर लार्ज क्यू वेव बन रहा है, क्यू वेव ज़्यादा बन रहा है बड़ा बड़ा, तो समझ जाना मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो गया, डेड हार्ट मसल डेड हो रही है। अगर लार्ज आर वेव बन रही है तो समझ जाना इंडिकेट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट हो रही है, वेंट्रिकल बड़ा हो गया है, हाइपरट्रॉफी हो गया। अगर फ्लैटन टी वेव फ्लैट हो रही है मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं जा रहा, इस्कीमिया हो गया है कार्डियक मसल्स के अंदर। और अगर एलिवेटेड लंबे लंबे टी वेव टाल टाल टी वेव बन रही है तो समझ जाना इंडिकेट हाई पोटेशियम लेवल, हाइपर कैलेमिया हो गया, आप पोटेशियम ज़्यादा ले रहे हो अपने डाइट में। इस तरीके से ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। अगला जो क्वेश्चन 20 पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ रहा है विच इज द स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी दैट लीड इनटू द कैपिलरी। करा आर्टरी का जो स्मॉल ब्रांच होता है जो जाके कैपिलरी में खुलता है उसको क्या बोलते हैं, यानी आर्टरी का छोटे बच्चे का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़ो, कैपिलरीज, वेन्योल, आर्ट्रियोल, नन। तो आर्टरी का बच्चा क्या कहलाएगा? आर्ट्रियोल कहलाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला। ओके, इसी तरीके से वेन्योल किसका बच्चा होगा? वेन का बच्चा हो जाएगा। तो ऐसे याद करने का तरीका है, यहाँ वही तो पूछा है स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी का स्मॉल ब्रांच क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल बोलते हैं। आगे आ जाओ 21 पे पढ़ते हैं। 21 पढ़ो, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेयर ऑफ आर्टरी। इसमें आर्टरी की लेयर के नाम बताओ। आपने पढ़िए ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ऑल ऑफ दिस। तो 21 का ये सारे जो है आर्टरी के तीनों लेयर के नाम होते हैं। तो इस तरीके से 21 का करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर देखो ब्लड वेसल के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो हमारे होती हैं फॉर्म क्लोज सिस्टम बनाती हैं, क्लोज सिस्टम ऑफ ट्यूब होती है थ्रू विच ब्लड फ्लो, जिसके माध्यम से ब्लड फ्लो करता रहता है। तो टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हमारी अलग आर्टरी होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती हैं। आर्टरी के बारे में बात करोगे, आर्टरी क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट से दूर ले जाती है और प्योर ब्लड के लेके जाती है। ट्यूनिका मीडिया, इसके अंदर अगर लेयर के बारे में बात करोगे, आर्टरी वेन में तीनों में 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा होती है, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया होती है और सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एडवेंटिसिया होती है। यहाँ पर देख सकते हो जो आर्टरी होती है इसके अंदर ट्यूनिका मीडिया इसके अंदर थिक होती है, यहाँ पर देखो थिक होती है, और वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया यहाँ पर थिन हो जाती है। जो आर्टरी होती है नो वाल्व, इसमें वाल्व नहीं होता एक्सेप्ट एट दी हार्ट के अंदर छोड़ दिया जाए तो। और इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है और पल्स इज प्रेजेंट होता है, इसमें पल्स देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी गलती से आर्टरी ना कट जाए। ओके, तो जो लोग सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं गलती से आर्टरी काट लेते हैं उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। जो जिनका वेन काट जाता है उनको बचाया जा सकता है क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने का टाइम मिल जाता है। ओके, तो ये सब बातें ध्यान रखना, गलती से भी आर्टरी कट मत करना। ब्लड फ्लो इज रैपिड, आर्टरी में क्या होती है? ब्लड फ्लो रैपिड हो जाता है, बहुत फास्ट रहता है। और इसमें क्या होता है? आर्टरी में कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट वही मैंने बताया पल्मोनरी लग गया तो उल्टा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड कैरी करने लगता। क्लियर? आगे आ जाओ, अब वेन के बारे में बात कर लो।
वेन जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड टुवार्ड द हार्ट की तरफ लेके आती है डीऑक्सीजन ब्लड को। इसके अंदर ट्यूनिका मीडिया पतली हो जाती है, स्लाइटली मस्कुलर होती है। वाल्व इसमें प्रेजेंट होती है टू प्रिवेंट बैक फ्लो को रोकने के लिए। ब्लड प्रेशर इसमें लो होता है, इसमें पल्स नहीं होता है। इसलिए जब डॉक्टर लोग कभी देखो आपका हाथ पकड़ते हैं तो जोर से दबाते हैं अंगूठे के थोड़ा सा नीचे, वो हमारा वेन को नहीं पकड़ते, आर्टरी को पकड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पल्स बहुत तेजी से होता है, तो वेन में कभी पल्स दिखता ही नहीं है। ओके, तो ब्लड फ्लो इस स्लो होता है, इसमें कैरी करता है डीऑक्सीजन ब्लड, एक्सेप्ट अगर बात करें पल्मोनरी वेन के अंदर, यहाँ पर तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है क्योंकि पल्मोनरी लग गया। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, ये हमारा आर्टरी है। आर्टरी जब आगे आर्टरी का बच्चा आर्टरियोल कहलाता है, फिर आगे जाके ढेर सारी आर्टरी और वेन कैपिलरी बना देती हैं। ये देखो वेन है, ये वेन का बच्चा आगे जाके वेनोल कहलाएगा। यही वेन और वेन्योल और आर्टरियोल आपस में कैपिलरी बना देती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, कैपिलरी क्या होती है, लिंक करती है आर्टरी और वेन को। साइट ऑफ एक्सचेंज होती हैं ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। नो ट्यूनिका मीडिया, इसमें ट्यूनिका मीडिया पाई नहीं जाती है। मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, इसमें वॉल भी नहीं होता, इसमें ब्लड फ्लो स्लो होता है। कैरी करता मिक्स डीऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों इसके अंदर आती जाती रहती है। क्लियर। आगे जाओ, क्वेश्चन 22 पे बात करते हैं। क्या हुआ, थक गए? थकना नहीं है, हाउ द जोश। 22 के बारे में बताओ। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन हेल्दी ह्यूमन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? बताओ, तुम्हारा बीपी कितना है? नॉर्मल है। आगे देखो, 120/80, 140/90, 80/20, 90/140। इसका करेक्ट आंसर बताओ। चलो कोई मुझे बताए, किसको सिस्टोल बोलते हैं, किसको डायस्टोल बोलते हैं? ऑप्शन तो मैं करेक्ट बता दूंगा, 120/80। चलो, लेकिन इसमें तुम्हें बताना है कौन सिस्टोल है कौन सा डायस्टोल है। कोई बच्चा है जो बता सकता है? क्या कोई बहादुर बच्चा है जो बता सके? नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा 120/80 है, इसमें 120/80 में कौन सिस्टोल है कौन सा डायस्टोल है? क्या धरती वीरों से खाली है? कोई बता नहीं सकता। तो जो 120 होता है हमारा क्या होता है, सिस्टोल होता है, और जो 80 होता है डायस्टोल होता है। इतना बात तो क्लियर होना चाहिए। तो आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो, चलो क्लियर करते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ पर देखो, ब्लड प्रेशर होता क्या, डिफाइन करो। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। यानी ब्लड वेसल के वॉल पे जो प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्लियर। इसीलिए ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम कौन सी मशीन यूज करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। जोर से दबाते हैं ब्लड, यहाँ पर एक कपड़ा लगाते हैं, इसी कपड़े से जोर से प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ब्लड वेसल पे प्रेशर जनरेट हो। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन आर्टरी में जनरेट होती है ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे, यानी हार्ट के कंट्रैक्शन के टाइम पे। इसमें हायर वैल्यू आती है, नॉर्मल 120 mmHg होता है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल के टाइम पे आती है, यानी यहाँ हार्ट रिलैक्स होता रहता है। इसमें लोअर वैल्यू आती है, इसमें नॉर्मल रेंज होता है 80 mmHg। तो इसलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो एक्सप्रेस होता है नॉर्मल ह्यूमन में 120/80। क्लियर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट 23 के बारे में बताओ। ये डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, कौन सी डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करती है? ऑप्शन पढ़ो। स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑल ऑफ दीज। अभी तो जस्ट पढ़ के आया, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता पाओगे, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। नहीं यार, अभी कैसे एग्जाम ये क्लियर करना ना यूपीएससी का, यूपी SSC का, सॉरी। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, करेक्ट कर लो। नेक्स्ट आ जाओ 24 कह रहा है द मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन के लिए मेडिकल टर्म क्या होता है? जब भी चेस्ट में पेन हो, एक टर्म बहुत फेमस है, बताओ जल्दी से। आगे आ जाओ, तुम्हारे दिल में कभी दर्द हुआ? जब छोड़ के गई थी दर्द हुआ होगा, बताओ बच्चों, कोई छोड़ के गया कि नहीं आज तक? अब कुछ बच्चे कह रहे सर जी ऐसा दर्द भरे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? अरे कोई नहीं, ये अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम निकालो, इतना तो गारंटी ले रहे हैं, वापस आने की तो गारंटी नहीं है, लेकिन उससे अच्छी जरूर मिलेगी। क्लियर। इसलिए निकाल लो गवर्नमेंट एग्जाम। हम बता देखो, जब भी किसी को कोई छोड़ के गया, हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। देखो कितने लोग यूपीएससी एग्जाम करेक्ट कर देते हैं, तो आप लोग क्या है कि यूपी SSC एग्जाम नहीं करेक्ट कर सकते? तो करना है, बिल्कुल करना है। आ जाओ, मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन जल्दी बताओ। एंजाइना, देयर आर नो मेडिकल टर्म इन चेस्ट पेन, फ्लटर, एरिथमिया। तो 24 का करेक्ट आंसर बताओ, हो जाएगा जब भी चेस्ट में पेन हो एंजाइना पे जाना, कभी भी भूल के कुछ मत सोचना। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन से रिलेटेड होता है। ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे पढ़ो। कह रहा व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फाइब्रिलेशन, फाइब्रिलेशन में क्या हो जाता है? ऑप्शन पढ़ो। साइनस रिदम इज अबव 100 BPM, ECG शो फ्लैट लाइन, चैम्बर डू नॉट वर्क इन कोऑर्डिनेशन, साइनस रिदम इज बिलो 60 BPM। तो जो हमारा फाइब्रिलेशन होता है, हार्ट हमारा बिना किसी कोऑर्डिनेशन के फ्लटर करता रहता है। ऐसे लोग के बगल से गुजरोगे ना, तुम्हें बिना स्टेथोस्कोप की
धड़कन उसकी सुनाई देती है अगर बगल में बैठ जाओ। तो वही चैम्बर डू नॉट वर्क इन कोऑर्डिनेशन में काम ही नहीं करता, फ्लटर की आवाज़ आती रहती है। तो 20 उनका हार्ट एकदम फ्लटर करता रहता है। तो 25 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 26 पे आ जाओ। ह्यूमन हार्ट इज कैसा होता है? न्यूरोजेनिक, न्यूरॉन का बना होता है, कि मायोजेनिक होता है, कि बोथ ए एंड बी, कि नन? तो याद रखना हमारा जो हार्ट होता है मायोजेनिक होता है। हमारा हार्ट एक ऐसा मसल है जिसके अंदर खुद से धड़कने की प्रॉपर्टी होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। कभी देखा होगा जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है या कोई लास्ट इंसान मतलब मरने वाला होता है या हार्ट बीट रुकने वाली होती है या पूरी पूरी रुक जाती है, उस केस में एक लास्ट ऑप्शन होता है, हम हार्ट के अंदर करंट प्रोवाइड करते हैं, उस करंट से झटका लगता है और हमारा हार्ट कभी कभी चलने लगता है तो इंसान जिंदा हो जाता है। इसलिए हमारा हार्ट ऑक्सो एक्साइटेबल होता है, मायोजेनिक होता है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट आ जाओ 27 पढ़ते हैं। एन एबनॉर्मल हार्ट साउंड, जब हमारे हार्ट साउंड एबनॉर्मल हो जाए उसको एक नाम दिया जाता है, क्या है? फ्लटर, डिसऑर्डर, मरमर, नन। तो याद रखना एबनॉर्मल हार्ट साउंड को मरमर बोलते हैं। जब भी डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है तो ये मरमर की आवाज़ अगर उसे सुनाई दी लब डब के अलावा, समझ जाता है कि हमारे हार्ट साउंड एबनॉर्मल हो गई हैं। तो हमारा जब भी हार्ट साउंड एबनॉर्मल होगा मतलब समझना मरमर की आवाज़ आ रही है। तो एन एबनॉर्मल हार्ट साउंड को क्या बोलते हैं? मरमर बोलते हैं। 27 का सी वाला हो जाएगा। 28 पे आ जाओ। पूछा है विच इज कॉमनली नोन एज साइलेंट किलर, किस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं? ऑप्शन पढ़ो। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हार्ट फेलियर या नॉन ऑफ दीज। तो एक ऐसी बीमारी है जिसे साइलेंट किलर धीरे धीरे मारती रहती है। ऑप्शन बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंट किलर होती है, अगर धीरे धीरे इंसान को खा जाती है, मार डालती है। नेक्स्ट आ जाओ 29 पढ़ो। रेगुलर जर्क इन आर्टरी, आर्टरी में जो लगातार जर्क होती है क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हार्ट फेलियर, पल्स। ये तो नॉर्मल सा डिफिनीशन है। रेगुलर जर्क इन आर्टरी को क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। यही पल्स ही तो मेजर करते हो, चेक करते हो, जो जर्क होती रहती है तभी तो पता कर पाते हो कि हमारा आर्टरी में जर्क हो रहा है। ओके 29 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर पल्स के बारे में जान लो। पल्स क्या होता है? पल्स इज ए वेव डिस्टेंशन फेल्ट इन आर्टरी में जो लगातार झाड़ मतलब पल्स आता रहता है उसी को बोलते हैं पल्स। एंड प्रोड्यूस बाय द इजेक्शन ऑफ ब्लड, जब हमारा ब्लड इजेक्ट होता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से, जब एओर्टा में आता है उसी वजह से आर्टरी में हमारा ब्लड एक फ्लो के साथ बढ़ जाता रहता है, उसकी वजह से पल्स जनरेट होती है। पल्स कॉमनली काउंटेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी एट द रिस्ट, जो हमारा कलाई है उसके बगल में थंब के साइड वाली में रेडियल आर्टरी को वहां पर अपने उंगलियों से हम पल्स को मेजर कर सकते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन पल्स रेट इज सेम एज हार्ट रेट के जैसा होता है, इसलिए डॉक्टर लोग देखते नहीं हो हम आपका रेडियल आर्टरी के पास पल्स को एक सेकंड मतलब कुछ सेकंड तक काउंट करते हैं, समझ जाते हैं नॉर्मल चल रहा है यानी हार्ट रेट के इक्वल है, समझ जाते हैं तुम्हारा हार्ट सही से काम कर रहा है। पल्स रिफ्लेक्ट करता है वेंट्रिकल सिस्टम को। नॉर्मल पल्स रेट हमारा रेंज होता है 70 से 90 बीट पर मिनट, एडल्ट में होता है 72 बीट पर मिनट, एडल्ट वोमेन में 80 बीट पर मिनट होती है। आगे बात करें एबनॉर्मल पल्स रेट अगर हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए, टैकीकार्डिया कहलाता है। जब पल्स रेट हमारा हो जाता है एबव 100 बीट पर मिनट, और ब्रेडिकार्डिया, टैकी का मतलब ही फास्ट, ब्रेडी का मतलब ही था स्लो, कार्डियक मतलब हार्ट होता है। जब हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाए यानी पल्स रेट फास्ट हो जाए 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा तो उसे टैकीकार्डिया बोलोगे। जब पल्स रेट बहुत स्लो हो जाए तो बिलो दी 50 बीट पर मिनट जैसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। ड्यूरिंग दी हाइपरटेंशन विच ऑर्गन इज अफेक्टेड, हाइपरटेंशन में कौन से ऑर्गन अफेक्टेड हो जाते हैं? ऑप्शन पढ़ो। ब्रेन, हार्ट, किडनी, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना जब हमारा हाइपरटेंशन में आपके यहाँ पर ये तीनों BHK आपका ब्रेन, हार्ट, किडनी तीनों ऑर्गन अफेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर जाएगा 30 का डी वाला। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 31 के बारे में बात करते हैं। द कंडीशन वेयर प्लेग बुल्ड अप इन द इनसाइड द आर्टरी, जब हमारा आर्टरी में जो हमारा आर्टरी होता है जब इसमें बीच बीच में प्लेग जम जाते हैं उसे क्या बोलते हो? ऑप्शन पढ़ो। एंजाइना, कार्डियक अरेस्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस या जॉइंटिस। तो ये हमारा प्लेग डिपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है, जल्दी करते जाओ। नेक्स्ट 32 पढ़ो। पूछा है व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ब्लड इफेक्टिवली, जब हमारा जितना मात्रा में ब्लड पंप करना होता है उतना नहीं कर पाता उस बीमारी को क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक कैरोटिड आर्टरी डिजीज। तो खुद बताओ जब आप जितना नंबर जैसे 100 में से अगर कोई पूर्णांक है 100 नंबर, 100 नंबर से में से कहते हैं ना 33 मार्क्स लाने, जब आप 33 मार्क्स नहीं ला पाते हो अपने एग्जाम में तो आप फेल हो जाते हो, एग्जाम में फेल। वैसे जब सफिशिएंट मात्रा में ब्लड पंप नहीं हो पाता हार्ट में, हार्ट पंप नहीं कर पाता, उस केस में हार्ट हमारा फेल हो जाता है। तो 32 का करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 33
क्वेश्चन पूछा व्हेन हार्ट मसल सडनली, अब हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाए बाय द इनएडुकेट ब्लड सप्लाई। तो जब हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाए, जब सही मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो गई, इस केस में क्या कहोगे? हार्ट फेलोर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या सीएडी? तो उस केस में हम बोलेंगे हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि सही मात्रा में ब्लड पहुंचा नहीं, हार्ट मसल डैमेज होने लगी और हार्ट अटैक आ गया। तो 33 का करेक्ट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, क्वेश्चन पूछागा व्हेन हार्ट स्टॉप ब्रीदिंग, जब हार्ट अचानक से रुक जाए, मतलब सांस ही ना ले पाओ, यानी हार्ट जो ब्रीदिंग कर रहा है, धड़क रहा है, वो रुक जाए, ऐसे क्या बोलोगे? हार्ट फेलोर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या कैरोटिड आर्टरी डिजीज? तो इसको बताओ। इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, मतलब जैसे होते नहीं, अचानक से आपको कोई बोल दे पीछे से आके अरेस्ट, आप एकदम स्टैचू बन जाते हो, उसी तरीके से कार्डियक अरेस्ट, जब कार्डिया अचानक से, हार्ट अचानक से रुक जाए, यानी धड़कते धड़कते ब्रीदिंग ही रोक दे, सी बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओके, 34 का डी सी वाला हो जाएगा। आगे जो 35 एंड लास्ट क्वेश्चन, इन कैरोटिड आर्टरी डिजीज विच सब्सटेंस डिपोजिट इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर जो कैरोटिड आर्टरी डिजीज जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उस केस में आर्टरी में क्या डिपोजिट, ब्लड वेसल में क्या डिपोजिट हो जाता है? ऑप्शन पढ़ो, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना 35 पे ये हमारे फैट का भी डिपोजिशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है, कैल्शियम का भी हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 डिस्कस कर लिए। अभी भागना मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने जा रहा है। अरे कितना जल्दी रहता है, हमें पता है, सब जाके रील देखने के लिए तड़प रहे होगे। यहाँ देखो डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, यहाँ जल्दी से कवर करो। सबसे पहले डिसऑर्डर बात करेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है? ये डिजीज अफेक्टिंग दी, जिसमें कोरोनरी ब्लड वेसल अफेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, से बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यहाँ पर फिगर देख सकते हो। अगला जो रिमेटिक हार्ट डिजीज क्या होती है? जब डैमेज टू हार्ट वाल्व, जब हार्ट वाल्व में डैमेज हो जाए एंड मसल्स फॉलोइंग रिमेटिक फेवर, और इस तरीके से ये कंडीशन, जब हार्ट वाल्व डैमेज हो जाए, उस केस में रिमेटिक हार्ट डिजीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ कंजेस्टिव हार्ट फेलोर, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन हार्ट प्रेजेंट एट बर्थ, जब कोई कंजेनाइटल मतलब कोई बीमारी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी कोई हार्ट में कुछ पैदाइशी डिफेक्ट हो, यूजली ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर की वजह से, उसे बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। स्ट्रोक क्या होता है? इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रहा है वहां पर जा ही ना पाए, इंटरप्शन, रुकावट आ जाए, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज, उसे बोलते हैं स्ट्रोक। अगला जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पीएडी, प्लेग फॉर्मेशन इन पेरिफेरल आर्टरी, जब हमारे पेरिफेरल आर्टरी में प्लेग बन जाए, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए हमारे पूरे बॉडी पार्ट में, इसे बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट आ जाओ डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? जब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन डीप वेन में ब्लड क्लॉट बन जाए, यूजुअली आप द लेग में, से बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो। नेक्स्ट पल्मोनरी इम्बोलिज्म क्या होता है? ये ब्लड क्लॉट ट्रेवल टू द लंग, जब कोई ब्लड क्लॉट पल्मोनरी में चला जाए, लंग में चला जाए, कॉमनली ओरिजिनेट फ्रॉम द डीवीटी, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस से जो ओरिजिनेट हो, उसे बोलते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म। इधर देख सकते हो। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140/90 mmHg, जिसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। यहाँ पर देख लो। अगला कह रहा है हाइपोटेंशन क्या होता है? जब वही लोअर ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60 mmHg। एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन ड्यू टू द रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, यानी चेस्ट में पेन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ मायोकार्डियल इस्कीमिया, इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ हार्ट मसल, हार्ट मसल में ऑक्सीजन सप्लाई और जितना होना चाहिए वो ना हो पाए, इम्बैलेंस हो, जैसे बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? हार्ट अटैक, डेथ ऑफ हार्ट मसल सेल्स ड्यू टू कंप्लीट लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, जो हमारा आर्टरी में ब्लड सप्लाई जब अचानक से रुक जाए, आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से, उससे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी हार्ट अटैक। नेक्स्ट आ जाओ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप सफिशिएंट ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से जब सफिशिएंट मात्रा में ब्लड पंप नहीं हो पा रहा, उसे बोल रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कार्डियक रिदमिया, इरेगुलर हार्ट रिदम, जब हमारा हार्ट का रिदम इरेगुलर हो जाए ड्यू टू कंडक्शन एबनॉर्मलिटी, उसे बोलते हैं एरिदमिया। कोई बच्चा करा सर जी आपका है पागल, ये तो हमारा थोड़ी है, और भी हमारा हो भी सकता है क्योंकि नॉर्मल है। देखो यस, हमारा हार्ट नॉर्मल है। यहाँ पर देखो आर्टरियोस्क्लेरोसिस, जिसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, आर्टरी के अंदर कोई चीज का डिपोजिशन हो जाना ड्यू टू दी फाइब्रोफैटी प्लेक फॉर्मेशन इन दी ट्यूनिका इंटीमा, इसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और यह है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब हमारा लंग के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्बोलिज्म हो जाए, कोई चीज
यहाँ पर जमने लगे, रुकावट आ, जैसे बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने ख़त्म किया आज का जो हमारा टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। हम लोग जितना कोशिश हो पा रहा आपके एग्ज़ाम से पहले ये सारे जो सिलेबस हैं यूपी ट्रिपल एससी का प्रॉमिस करते हैं ख़त्म कर देंगे और मॉडल पेपर भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों से एक हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, इससे हमें थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होता है। अगर चैनल के थ्रू आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो आपका कुछ पैसा नहीं कटता सब्सक्राइब करने में। लाइक मत करो लेकिन सब्सक्राइब कर दो, इससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है। कोई बड़ा पैसा नहीं मिल रहा, हम लोग कोई बड़ी कोचिंग नहीं चला रहे जिसके थ्रू हम पैसे गेन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बस एक हम लोग का पढ़ाने का एक मोटिवेशन है, शौक है, जिसलिए हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो उस बेसिस पे आप लोग को भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। आई होप मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।